अंग्रेजों ने मुसलमानों को खूब दबा कर रखा, क्योंकि अंग्रेजों की नजर में मुसलमान ज्यादा आक्रामक थे। फिर हिंदुस्तान पर हुक्मरान रहने की यादें भी उनमें ताजा थीं। इसके अलावा मुसलमान नई तालीम और सरकारी नौकरियों से कतराते थे, जिससे अंग्रेजों का शक और बढ़ा। अब इसके बरखिलाफ हिंदुओं ने आसानी से नई तालीम, अंग्रेजी की और सरकारी नौकरियों को स्वीकार किया और ज्यादा फर्माबरदार भी लगते थे। इसलिए 1857 तक मुसलमानों में अंग्रेजी जानने वाला मध्यम वर्ग नहीं के बराबर था, और मुस्लिम समाज का वो भाग जिसमें से मध्यम वर्ग यानी बुर्जुआई तबका उभर सकता था, अंग्रेजों से सख्त नफरत भी करता था और कदामत पसंद भी था। काफी मुखालिफतों और बहस मुबाहिसों के बाद सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को अंग्रेजी तालीम की तरफ आमादा किया। उनका ख्याल था कि इस नई तालीम के जरिए ही मुसलमान पुराने ख्यालात छोड़ पाएंगे। सैयद साहब, क्या बात है भाई, खैरियत तो है? हुजूर, कलेक्टर साहब, मेम साहब और सब अंग्रेज खतरे में हैं। मुरादाबाद के नवाब महमूद खां अपनी फौज और तोपखाने के साथ आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। आप अकेले जाएंगे? नहीं, कुछ वफादार सिपाही मेरे साथ जा रहे हैं। रजब अली और कुछ आदमियों को यहां छोड़कर मैं जा रहा हूं। अगर मैं मारा जाऊं तो इन दो बच्चों को लेकर किसी अमन की जगह चली जाना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर शेक्सपियर, जब तक मैं जिंदा हूं। जिस वक्त मेरी लाश आपको कोठी के बाहर पड़ी हुई मिले, वो वक्त आपके घबराने का वक्त होगा। Thank you, Mr. Khan. We shall always remember your kindness. Please don't go outside. घबराइए नहीं मिस्टर शेक्सपियर, मैं नवाब महमूद को जानता हूं। रुक जाइए नवाब साहब, ठहर जाइए। सैयद साहब, आप यहां से चले जाइए। नवाब साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इन अंग्रेजों को यहां से निकल जाने दीजिए, ताकि आपकी शराफत के चर्चे हों। आप अंग्रेजों के नौकर हैं, इसलिए उनकी तरफदारी करते हैं। हमारे साथ शरीक हो जाइए, जितनी बड़ी जागीर चाहिए मिल जाएगी। नवाब साहब, मैं आपकी भलाई के लिए एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं। अंग्रेज हिंदुस्तान से नहीं जाने वाले, उनकी जड़ें यहां बहुत गहरी जा चुकी हैं, और अगर चले भी गए तो आपको क्या फायदा? आप तो नवाब हैं, नवाब ही रहेंगे। इसलिए चंद बेगुनाहों के खून से क्यों अपने हाथ रंगते हैं? ठीक है, कलेक्टर हमें लिख कर दे कि हमने उसकी मदद की है। मैं लिखवा कर देता हूं, आप जिम्मा लीजिए कि शेक्सपियर साहब और बाकी अंग्रेजों को हिफाजत से रोक जाने देंगे। हम जिम्मा लेते हैं। क्या हुआ? महमूद की मां, अब हमारा बिजनौर में रहना खतरनाक है। चारों तरफ हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। इस बार तो नवाब हमारी बात मान गया है,
लेकिन उसको बदलते देर नहीं लगेगी। अगर हम किसी सूरत मेरठ पहुंच जाते तो वहां से दिल्ली जाना मुश्किल ना होता। पता नहीं मामू और अम्मी किस हाल में हैं। सुना है मोहल्ले के मोहल्ले जलकर खाक हो गए हैं। महमूद, हमीद बेटा, उठो बच्चे। बेगुन, अब तो ये मुआ घोड़े का दाना भी हलक से नहीं उतरता। कहीं से एक बूंद पानी मिल जाता। कौन है? अम्मी, मैं अहमद। अहमद, तू कैसे आ गया बेटा? अम्मी, तुम्हें लेने आया हूँ। मामू कहाँ है? सब मारे गए। तुम्हारे मामू, खालू, सारे लड़के सब शहीद हो गए। गोरी फौज ने कश्मीरी दरवाजे के हर घर को बेचराग कर दिया बेटा। तुम भी चले जाओ बेटा, अपनी जान बचाओ। हम तीनों औरतें पर जो गुजरेगी गुजर जाएगी। अल्लाह, क्या कयामत है। पानी की शक्ल को देखे तीसरा दिन है आज। मैं लेकर आया पानी। मैं लेकर आया। उठ, देख, अहमद आया है, पानी लाने गया है। तुमने बेटे को क्यों बाहर भेज दिया? मौला, तेरी अमान में मौला। अम्मी, पीछे, ये लीजिए पानी। सेबुन को दो पहले। उसने अपना पानी मुझे दिया था। सेबुन, हाय बदनसीब, हाय बदनसीब। खाला, रोने का वक्त नहीं है। दूर दूर तक कोई सवारी नहीं है। बड़ी मुश्किल से डाक की शक्ल मिली है। मेरठ पहुंच जाए किसी तरह, नहीं तो सितम हो जाएगा। चलो अम्मी। चलो बेटा, चलो। All of us here know and remember with gratitude the service rendered to us by Mr. Syed Ahmad Khan in keeping the peace in Bijnor during the mutiny. We also remember the singular service rendered by him in preventing any harm from coming to the British officers, the civilians, and their families. I would like to read out a message from the Viceroy on this occasion. आली जनाब सैयद अहमद खान साहब बहादुर को उनकी खिदमात के एवज सरकार इंग्लिशिया की तरफ से एक खिल्लत कीमती 81,000 रुपये 2 नस्लों के लिए मुबलिक 200 रुपये माहवार की पेंशन अता की जाती है। इसके अलावा कलेक्टर साहब बहादुर की सिफारिश पर सैयद अहमद खान साहब को तालुका जहानाबाद और चांदपुर जिला बिजनौर की जागीर जो बागियों से जब्त की गई है और जिसकी मालियत 1 लाख रुपए से ज्यादा की है, अता की जाती है। मैं अंग्रेजी हुकूमत और आप सब साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैं एक बहुत अदना सा इंसान हूं। मेरी जरूरतों के लिए 200 रुपया महीना पेंशन
और मेरी तनख्वाह काफी है। मैं जागीर लेकर क्या करूंगा हुजूर? Mr. Khan, the British government is grateful to you. I mean, that's why you're being rewarded. साहब बहादुर, इन आंखों ने जो कुछ देखा है उसके बाद अब हिंदुस्तान में रहने का मेरा दिल नहीं करता। मैं जागीर मुझे नहीं चाहिए। Khan Saab, you saved my life and my family's too. You're like a brother to me. Now tell me, why won't you accept the Jagir? हुजूर, एक भाई के खून से दूसरा भाई प्यास बुझाए, ये कैसे हो सकता है? But the land you have been given belonged to a mutineer. सरकार के नजदीक बाकी वही लोग होने चाहिए जो अब या आगे चलकर सरकार का मुकाबला करें। चंद सिपाहियों की हुक्मदुली और रियाया का आपस में फसाद बगावत कैसे कहा जाएगा? So in your opinion, the British have misunderstood the revolt? जी हाँ हुजूर, सिपाहियों की हुक्मदुली को बगावत नहीं कहा जा सकता और उसकी सजा आम रियाया को देना तो जुल्म है। Well, if what you say reaches England, it will benefit all Indians, especially the Muslims who are not being recruited into the army anymore. मैं अपनी बात लंदन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो यही है वो रिसाला जिसके बारे में शेक्सपियर साहब बता रहे थे? जी हाँ शंकरदास साहब, मैंने इस रिसाले का नाम रखा है असबाबे बगावते हिंद। इतनी जल्दी आपने लिख भी लिया और छपवा भी लिया। शंकरदास, जब कोई चीज नजर के सामने से गुजरती है तो उसे कलम से गुजरते हुए कितनी देर लगती है? सैयद साहब, आपके ख्याल में इस बगावत का सबब क्या था? 5 बुनियादी बातें थीं जिनकी वजह से यह बगावत फैली। पहली, रियाया में गलतफहमी। हम लोगों ने अंग्रेजी सरकार की तजवीज़ों को गलत समझा। दूसरी, उन लोगों ने भी ऐसे कवानीन और तरीके इस्तेमाल किए जो हिंदुस्तानी मिजाज से मेल नहीं खाते थे। तीसरी, उन्हें हमारे असली हालात और परेशानियों से नावाकिफियत थी। चौथी, हिंदुओं और मुसलमानों के बारे में उन्होंने अलग अलग पॉलिसी अख्तियार की। पांचवी, फौज में बदइंतजामी। और सबसे अहम बात यह कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम लोगों को शरीक न करना। ये 5 बुनियादी बातें थीं जिनकी वजह से बगावत फैली। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर बार हो गए और हिंदुस्तानियों पर वाक़ई होने का कलंक हमेशा के लिए लग गया। तो इन रिसालों को आप बांटेंगे क्या? हुकूमत को भेजूंगा। लंदन की पार्लियामेंट के हर मेंबर को एक एक कॉपी भेजूंगा। सैयद साहब, मेरी मानिए तो इन रिसालों को आप चला डालिए, क्योंकि इन्हें पढ़ने के बाद आपको भी बागी समझा जाएगा। अपनी जान खतरे में न डालिए। शंकरदास, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें अगर जान भी चली जाए तो कोई मजाक नहीं। तुम्हें अंग्रेजी आती है? तुम इन पर पते लिखो। 500 से कुछ ज्यादा होंगे। मैं तब तक खुदा से दुआ मांगता हूं कि वो मेरी मेहनत कबूल करे। This pamphlet is enough to bring about a rebellion. You have done nothing but provoke the people against us. What you tried to say is that the Indians did not revolt of their own accord, and that the British were responsible for the mutiny. You should be punished for writing such inflammatory material. हुजूर, उससे में सीधी बात भी उल्टी समझी जाती है। मैंने ये रिसाला सिवा आपके हिंदुस्तान में किसी अंग्रेज को भी नहीं भेजा। अगर मैं बगावत फैलाना चाहता तो मैं पहले से हिंदुस्तानियों में बांटता। I have read the pamphlet, and I do not find anything wrong with it. Everything that Mr. Khan has written is true. I do not agree with Mr. Beedon. What do you feel, Lord Canning? I feel the same as you, Frere. Mr. Khan has written something which will benefit us all. I understand you have started a scientific society. जी हुजूर, हिंदुस्तान में आला तालीम की रोशनी तब तक नहीं फैल सकती जब तक साइंस की किताबों का तर्जुमा देसी जुबानों में ना हो। मुसलमान अंग्रेजी पढ़ने को गुनाह समझते हैं और हिंदू उसे सिर्फ नौकरी पाने का एक जरिया। हमें अपनी तरक्की के लिए अंग्रेजी जुबान को अपनाना पड़ेगा। Yes, you are right, Mr. Khan. But since it is easier for someone to learn in their own language,
then Indians should be educated in their own languages. हुजूर, मैं बड़े अदब के साथ ये अर्ज करना चाहता हूं कि अभी हमारी जुबानों ने इतनी तरक्की नहीं की है कि उनमें साइंस की तालीम दी जा सके। सरकार की पॉलिसी सही नहीं है। ये बात मैं हुजूर के सामने कह रहा हूं और अवाम के सामने भी कह सकता हूं। अरे भाई बेगम, कल से मुरादाबाद में हमारा अंग्रेजी स्कूल शुरू हो रहा है। तुमने लड़कों के कपड़े वगैरह तो ठीक कर दिए हैं ना? मैं अपने बेटों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाकर रिश्ता नहीं बनाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हो बेगम? बगैर अंग्रेजी के वो कहीं के नहीं रहेंगे। आपने कौन सी अंग्रेजी पढ़ी हुई है? मेरी बात जाने दो, वो वक्त और था, लेकिन अब सरकारी नौकरी बगैर अंग्रेजी के नहीं मिलेगी। बंगाल में बंगाली बाबू अंग्रेजी पढ़ पढ़कर मुल्क भर में ऊंचे ऊंचे ओहदे पा रहे हैं। और रहा सवाल फौज का, तो वहां तो मुसलमानों को भर्ती किया नहीं जा रहा है। रही वकालत, वकालत में भी उर्दू की जगह अंग्रेजी आ गई। अरे अब तो यूपी के मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी अंग्रेजी से नहीं कतरा सकेंगे। ठीक है, आप अपने बेटों को अंग्रेजी पढ़ाइए, लेकिन मैं उन्हें आपकी तरफ कोट पतलून नहीं पहनने दूंगी। तालीम का मकसद है कि इंसान के जहन को और अक्ल को रोशनी मिले, वह हालात को समझने और सही गलत के बीच में तमीज करने के काबिल बने, कुदरत के करिश्मों पर गौर करने की कुव्वत उसमें पैदा हो, उसका इखलाक दुरुस्त हो और वो अपना काम सही ढंग से अंजाम दे सके। लेकिन हुकूमत का ख्याल है कि हिंदुस्तानियों को ऐसी तालीम की कोई जरूरत नहीं। उन्हें सिर्फ उतनी तालीम दी जानी चाहिए जितनी की रोजी रोटी कमाने के लिए जरूरी है। उनके हिसाब से उन्हें तमाम इल्म देने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 2 इल्म काफी हैं, ज्योग्राफिया और हिसाब। दूसरा अहम मसला जुबान का है। जिन जुबानों में हिंदुस्तानियों को तालीम दी जा रही है, क्या वो जुबान इस काबिल हैं कि उनमें आला तालीम दी जा सके? यह सही है कि यूरोप वालों ने और अरबी लोगों ने अपनी अपनी जुबानों में तालीम दी, आला तालीम भी दी, लेकिन क्या हमारी जुबानें उन जुबानों का मुकाबला कर सकती हैं? मेरी साफ राय है कि देसी जुबानों में तालीम देने की अपनी पॉलिसी हुकूमत खत्म कर दे और सिर्फ अंग्रेजी मदरसे और स्कूल कायम करे, क्योंकि अंग्रेजी बिलाशुबा एक ऐसी जुबान है जिसमें हर किस्म का आला इल्म दिया जा सकता है। इससे हम हिंदुस्तानियों की यह बदगुमानी कि सरकार हमें आला तालीम नहीं देना चाहती भी खत्म हो जाएगी। इन्हीं सब बातों का ख्याल करके मैं यहां गाजीपुर में एक मदरसा कायम करने जा रहा हूं। यह मदरसा सेल्फ हेल्प यानी कि कौमी चंदे से बनेगा। इसके पैटर्न होंगे राजा हरदेव नारायण सिंह, मेरे दोस्त, और इसमें 5 जुबानें सिखाई जाएंगी: उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी और संस्कृत। अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो एक दिन यह मदरसा कॉलेज बनेगा इंशाअल्लाह। हजूर, छापे खाने से आदमी आया है और अखबार के फरमे लाया है। अच्छा, लाओ भाई लाओ। ठीक, समीउल्लाह साहब, ये तहजीबुल अखलाक के 2 फरमे हैं, वक्त मिले तो इन्हें देख लेना। ये अखबार फिर शुरू करके अब अच्छा नहीं कर रहे हैं सैयद साहब। पिछली मरतबे भी इसी की वजह से हंगामा हुआ था। हंगामा तो हमारी तहरीर की वजह से हुआ था। एक ही बात है, आप ऐसी बातें लिखते ही क्यों हैं जो लोगों की समझ में ना आए? अगर सच लोगों की समझ में ना आए तो क्या सच बोलना छोड़ दें? ऐसा सच जिसमें फसाद का अंदेशा हो बोलने से मना किया जाए। अरे भाई समीउल्लाह, मैं क्या कहता हूं? मैं यही कहता हूं कि तरक्की कदामत परस्ती और वहम परस्ती से नहीं हो सकती, पुराने ख्यालात से चिपके रहने से नहीं हो सकती, साइंस के जरिए हो सकती है। तो क्या मैं झूठ कहता हूं? और अगर मैं यह कहता हूं कि अंग्रेजों की तमाम तरक्की साइंस की वजह से हुई है,
तो क्या गलत कहता हूं? देखिए, साइंस और मजहब को अलग रखना ही बेहतर है। उलमा कहते हैं कि साइंस कुरान के खिलाफ है। गलत कहते हैं। साइंस नेचर का कानून है। नेचर यानी कायनात अल्लाह की तख्लीक है और कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान और साइंस तो एक दूसरे के खिलाफ हो ही नहीं सकते। लोग कह रहे हैं कि आप ये सब इसलिए कहते हैं कि आप अंग्रेजों के हामी हैं। उनकी हर बात की, चाहे वो गलत हो या सही हो, आप तायीद करते हैं। और मेरी भी एक बात समझ में नहीं आ रही सही है साहब, आपने तो चेचक के टीके लगवाने के हक में बिल पास करवाया और फिर अंग्रेजों के साथ खाने पीने को भी आप गुनाह नहीं समझते। इस बात पर आपके खिलाफ फतवे तक जारी हुए हैं। आप 50 इल्जाम लगा लीजिए मुझ पर, मैं नहीं बदलने का। मैं सच कह रहा हूं सैयद साहब, आधे से ज्यादा लोगों की समझ में आपकी बातें नहीं आती। भाई मैं तो बहुत सीधी सादी जुबान में बात करता हूं। आपका मकसद समझ में नहीं आता है। ये साइंटिफिक सोसाइटियां, किताबों के तर्जुमे, लेक्चर, फिर अंग्रेजी तालीम की चर्चा, और कभी ये लिखना कि सारे मजहब एक हैं, कभी ये कहना कि तालीम मजहब से अलग है। बताइए सुनने वाला क्या समझे, आप क्या चाहते हैं? भाई मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तानियों से जो कुछ छिन गया है वो उनको वापस मिले, और ये काम तालीम के बगैर नामुमकिन है। आला तालीम यहां आम तालीम बने, ये मैं चाहता हूं। मैं तो सोच रहा हूं समीउल्लाह कि महमूद को अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो इसके साथ मैं भी लंदन घुमाऊं। वहां जाने की क्या जरूरत है, गोरे तो हर शहर में दिखाई देते हैं। भाई समीउल्लाह, मैं गोरे देखने नहीं जा रहा हूं, मैं उनकी तरक्की देखने जा रहा हूं। मैं ये देखने जा रहा हूं कि एक छोटा सा जजीरा किस तरह दुनिया भर पर अपना परचम लहरा सकता है। मैं वहां जाकर हिंदुस्तान के लिए एक नजरिया कायम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस तजुर्बे से अपने मुल्क को फायदा पहुंचे। मैं उनके स्कूल कॉलेज देखकर यहां पर नई तालीम के इदारे कायम करना चाहता हूं। अब हुई बात साफ? आई बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। सर सैयद अपने बहुत से समकालीनों की तरह अंग्रेजों की सराहना करते थे और उनके यूरोप के सफर ने उन पर और भी गहरा असर छोड़ा। 19वीं सदी का पश्चिमी यूरोप अपनी तहजीब की बुलंदी पर था, इसलिए कोई हैरत की बात नहीं कि जो भी हिंदुस्तानी वहां गए वहां की शान और शौकत से चकित से रह गए। 1869 में इंग्लिस्तान से भेजे खत में से सैयद लिखते हैं, जो कुछ मैंने यहां देखा है वो हिंदुस्तान के किसी भी बाशिंदे के वहम और गुमान में भी नहीं आ सकता। इंसान में जो भी खूबियां पाई जा सकती हैं, रूहानी या दुनियावी, वो अल्लाह ताला ने यूरोप को बख्शी है और खास तौर से इंग्लिस्तान को इन खूबियों से नवाजा है। शायद सर सैयद ने बात को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए कहा हो ताकि वो अपनी कौम को झकझोर कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। यह कदम पश्चिमी तालीम की ओर ही हो सकता था। सर सैयद की जोरदार और पुरअसर शख्सियत ने मुसलमानों को यह राह अपनाने में काफी मुतासिर किया और अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी कायम करना उनके अरमानों और उम्मीदों का एक प्रतीक बन गया। मेरा तो ख्याल है आप ये यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल छोड़ दें सही है। इसलिए कि सरकार ग्रांट एंड एड नहीं देगी। इसलिए भी कि यूनिवर्सिटी के लिए आप 10 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं, वो भी उस कौम से जो बेचारी 10,000 भी नहीं दे सकती। पैसे का इंतजाम तो अल्लाह करेगा, लेकिन आप ये बताइए मोहसिन मुल्क कि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या सिर्फ किताबी तालीम देना है? बिल्कुल नहीं। मैं एक अलग किस्म की यूनिवर्सिटी कायम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरह हमारे बच्चों को भी हम आगे फेलोशिप दें। जब तक कौम के बच्चों के लिए आला तालीम का इंतजाम नहीं होता, कौम में लियाकत पैदा नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि जो तालिब इल्म डिग्री हासिल कर ले, उसे उस इल्म में जिसमें कि वो दिलचस्पी रखता हो, हम आगे फेलोशिप दें। नहीं, आपका ख्याल बहुत उम्दा है सैयद साहब, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी इस कौम के भरोसे पर कायम करना आसान काम नहीं है। यूनिवर्सिटी की रट लगाने से फायदा क्या है? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 10 लाख रुपए जमा होंगे, ना यूनिवर्सिटी बनेगी। भाई इनायत रसूल, आप इतनी जल्दी मायूस ना हुआ करें। ये मायूसी की बात नहीं है सैयद साहब, हकीकत है। मैं खुद चाहता हूं कि कौम के बच्चे पढ़ें, लेकिन मैं उन्हें अंग्रेज बनाने के खिलाफ हूं। आप वही बात कर रहे हैं जो हमारे दुश्मन करते हैं। हम दुश्मनों को मौका देते हैं, तभी तो वो ऐसी बातें करते हैं। लोगों को शक है कि आप तालिब इल्मों पर अपने नजरी ख्याल थोपकर उन्हें लामज़ब कर देंगे। ठीक, मेरा तालिब इल्मों से कोई वास्ता नहीं रहेगा।
मैं सिर्फ इमारत बनवाऊंगा, जरूरत का सामान मुहैया करूंगा और यूनिवर्सिटी की स्कीम पूरी करूंगा। देखिए, फिलहाल हमें लोगों की जबानें बंद करने के लिए नमूने के तौर पर एक मदरसा खोलना चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम ये तो पता चले कि आखिर हम चाहते क्या हैं। जो तरक्की करके कॉलेज भी बन सकता है। ठीक है, मगर मैं उसे मदरसा या कॉलेज नहीं कहूंगा, दारुल उलूम कहूंगा, यूनिवर्सिटी। वो तो बात की बात है, पहले ये तो हो। ठीक है, न हो ताबे परवाज गर आसमां तक, तो वहां तक उड़े और रसाई जहां तक। सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह को छोड़िए, चंदा जमा करने की बात सोचिए। मेरा ख्याल है हमें अखबारात में ऐलान करवाने चाहिए, जलसे करने चाहिए और इश्तिहार बांटने चाहिए। अरे हाँ, हमारा अपना अखबार तहजीबुल अखलाक फिर से क्यों ना शुरू किया जाए? लेकिन आपने इसमें मजमून लिखा तो लोग फिर मारेंगे पत्थर। अरे भाई, पत्थर की तो हमें जरूरत है इमारत बनाने के लिए। सैयद साहब, इस तरह से चंदा जमा नहीं होगा। फिर किस तरह देंगे? आलिमों से कहलवाया जाए कि ऐसे मदरसे के लिए चंदा देना जायज है। ये डिप्टी कलेक्टर कानपुर मौलवी इमदादुल अली का बयान सुनिए। जो आलिम ये कहते हैं कि इस मदरसे के लिए चंदा देना जायज है, वो झूठे हैं। मगर मैं तो कहता हूं कि आलिमों के नाम से ये बयान ही झूठा है, क्योंकि जो लोग अलीगढ़ में मदरसा बनाना चाहते हैं वो मुसलमान नहीं हैं। फिर एक और मौलवी फरमाते हैं, मदरसे में सर सैयद अहमद खां का बुत होगा। जी हाँ, मुसलमानों के मदरसे में बुत लगेगा। सर सैयद के साथियों की कद्दाए आदम तस्वीरें लगेंगी। मुसलमानों की तालीमगाह में तस्वीरें, नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। एक और इसी तरह का बयान सुनिए कि सैयद नहीं है, क्रिश्चियन है, काफिर है। इस मदरसे में हमारे बच्चों को ईसाई बनाया जाएगा। जो रुपया चंदे से जमा होगा वो सूद पर चढ़ाया जाएगा और सूद के पैसों से मदरसा चलेगा। समीउल्लाह साहब, वो वक्त गया जब हम सर झुकाए सबको सुनता रहते थे। असल में अब कागज के घोड़े दौड़ाने से काम नहीं चलेगा। हमारे कमेटी के मेंबरों को खुद शहर शहर जिला जिला जाकर लोगों के दिलों में जोश पैदा करना पड़ेगा। और इस काम में फुर्सत और मेहनत के अलावा रुपए की दरकार होगी। और कमेटी, याद रखिए, एक पैसा नहीं देगी। रुपया भी हमें अपनी जेब से खर्च करना होगा और हम ये कर दिखाएंगे और इंशाअल्लाह इन दुश्मनों को नीचा दिखाएंगे। है मदरसा अलीगढ़ में एक हुआ मुकर्रर, है मदरसा अलीगढ़ में एक हुआ मुकर्रर, जिसको किया है जारी इस्लामियों ने मिलकर। हर इल्मो हर जुबां की तालीम होगी इसमें, सब मदरसों से अच्छी, सब कॉलेजों से बेहतर। अंग्रेजी आम होगी तालीम में, मगर हाँ मजहब की खास होगी तालीम ए बिरादर। है जिस्म मदरसे का अंग्रेजी और उसमें तालीम में मजहबी है बस जान के बराबर। इस मदरसे के बानी की वजह भी है ऐसी, इस मदरसे के बानी की वजह भी है ऐसी, जिससे सबूत होगा कायदे का अक्सर। पतलून वो कोट उनका मलबूसे जाहिरी है, पर शरह अहमदी का जुब्बा है जा के अंदर। सरकार की भलाई इस्लामियों की खातिर क्या क्या नहीं किया है इस ढब से मिल मिलाकर। था दुश्मनों का रेला, इस पर भी उसने लेकिन दिखला दिया हुब्बे कौमी ये मदरसा बनाकर। ये मदरसा इंतहा नहीं, इब्तिदा है। इसको कायम करने का ये मकसद है कि जो लोग मुझे कोसते हैं, गालियां देते हैं, नेचरी कहते हैं, बहकाने वाला बताते हैं, वो खुद देख लें आकर कि हम किस तरह की तालीम उनके बच्चों को देना चाहते हैं, उन्हें क्या सिखाना चाहते हैं। ये छोटा सा मदरसा जो हम खोलने जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से एक दिन आलीशान यूनिवर्सिटी बनेगा। मैंने कलेक्टर साहब जनाब हेनरी लॉरेंस को एक दरख्वास्त दी। यह दरख्वास्त कलेक्टर साहब ने अंग्रेजी हुकूमत को भेज भी दी, जिसमें हमने कहा है कि ये जो 74 एकड़ जमीन बेकार पड़ी है वो हमें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे दी जाए। अगर उतनी नहीं तो कम से कम इतनी जमीन जरूर दी जाए जिसमें हम एक अच्छा कॉलेज बना सकें। बाकी जमीन तो हम कौमी चंदे से खरीद लेंगे।
शुक्रिया भाई, आदा। अब भाई सुनिए, जरा मदरसे के लिए कुछ। नहीं नहीं, मुझे अपने बच्चों को अंग्रेज नहीं बनाना है। लाओ बीबी। शुक्रिया। वेलकम। अरे सैयद साहब, आप और यहाँ इस हाल में? अरे भाई, किस्मत में भीख मांगना लिखा है सो मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है कि अपने लिए नहीं मदरसे के लिए मांगते हैं। एक आना डाल दीजिए इसमें। शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाब। आमीन। बता लैला में तूने क्या देखा, बता लैला में तूने क्या देखा। जा, मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं देता। मजनू, तुझे मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नहीं दूंगा। तुझे तेरे अल्लाह की कसम। नहीं दूंगा। तुझे तेरे अब्बा की कसम। नहीं दूंगा। तो जा, तुझे तेरी लैला की कसम। क्या पूछा तुमने? बता लैला में तूने क्या देखा, बता लैला में तूने क्या देखा, बता लैला में तूने क्या देखा, बता लैला में तूने क्या देखा। मैंने लैला में नूरे खुदा देखा, मैंने लैला में नूरे खुदा देखा, मैंने लैला में नूरे खुदा देखा, मैंने लैला में नूरे खुदा देखा। मुझे यहां स्टेज पर देखकर कौन लोग खुश नहीं? वही लोग जिनके दिलों में कौम के लिए मोहब्बत नहीं है, जिनके दिलों में झूठी शेखी भरी हुई है। अरे रईसों, दौलतमंदों, तुम ये मत समझो कि तुमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ जुटा लिया है। तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा था, लेकिन आज उनके बच्चों का क्या हाल है? यह हाल है कि हम उनके लिए स्टेज पर खड़े हुए हैं। आप मुझे काफिर समझते हैं, गद्दार समझते हैं, समझिए, लेकिन अगर कोई काफिर अपने हाथों से आपके लिए मस्जिद बनाता है तो क्या आप उस मस्जिद को ढा देते हैं? कुछ काफिर को ये मस्जिद, ये मदरसे बना लेने दीजिए, मेरी मेहनत पर रहम कीजिए। आपकी वजह से मदरसे का नाम बदनाम हो रहा है। हमारे नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं लोग। तो पहले कौन से तमगे दिए जाते थे हमें? आप जानते हैं मौलवी अली बख्श खान उलमाए मक्के शरीफ से आपके खिलाफ फतवे लेकर वापस आए। चलिए, हमारी वजह से उनको हाजी बनने का मौका तो मिला। वैसे ही आपके खिलाफ कौन से कम फतवे थे जो आपने ये लॉटरी के जरिए चंदा जमा किया है। लॉटरी नाजायज है और मदरसे के लिए कोई नाजायज काम नहीं होगा। घबराइए नहीं, इसका गुनाह मेरे और आपके सर नहीं पड़ेगा, ये उन लोगों के सर पड़ेगा, वो दौलतमंद और रईस लोग जिन्होंने चंदा देने से इनकार कर दिया। अगर वो लोग चंदा देते तो ये हमें लॉटरी की जरूरत ही क्यों पड़ती? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर मदरसे में कोई भी काम मजहब के खिलाफ हुआ तो मैं यहां से चला जाऊंगा। मैंने कौन सा काम मजहब के खिलाफ किया है? अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना कोई गुनाह है? उन्हें अंग्रेज बनाना गुनाह है। अरे भाई, क्या हर्ज है अगर हमारे बच्चे कल्चर में अंग्रेज हों और मजहब में मुसलमान? मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मगर मुझे यकीन है कि लॉटरी की सख्त मुखालिफत होगी। बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल होगी। नहीं होगी। चाहे तो एक अशरफी की शर्त बदल लीजिए। बदल लीजिए, लेकिन पहले ये दिखाइए कि आपके पास अशरफी है या नहीं। है क्यों नहीं, ये देखिए। अब देखिए, मैंने आपको गुनाहगार होने से बचा लिया, क्योंकि शर्त बदलना लॉटरी से बड़ा गुनाह है। अब निकालिए एक और अशरफी। अरे भाई मौलवी साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, हम तो आपको चंदा देते देते थक गए। मौलवी साहब, अब कोई दिन में हम मर जाएंगे, उसके बाद आपसे कौन चंदा मांगेगा? खुदा के वास्ते मरने की बात मत कीजिए। लीजिए, चंदा ले लीजिए। अगर आप मर गए भाई तो ये यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा?
खुदा हाफिज। ये कॉलेज आज जिसका संगे बुनियाद रखा गया है, एक तवील अरसे से मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद रहा है। हमारी तमाम मुसीबतों और हमारी तरक्की का एक ही रास्ता है, एक ही हल है, तालीम। एक ऐसी तालीम जो सही मानों में तालीम हो, मेरी जिंदगी का मकसद रहा है। यह सच है कि ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसी हद तक मेरी हकीर कोशिशों का नतीजा है, लेकिन मैं अकेला क्या करता? अगर मेरे हाथ ना होते, मेरे साथी ना होते, तो शायद इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना मेरे लिए दुश्वार होता। मुझे यकीन है कि इस कॉलेज की कामयाबी का सेहरा मुझसे कहीं ज्यादा मेरे साथियों के सर पर है। मुझे यह देखकर इत्मीनान होता है अपने जिंदगी के आखिरी हिस्से में कि जिस काम ने मुझे इतने अरसे तक बांधे रखा, उस काम ने एक तरफ मुझे मेरे हमवतनों की हमदर्दी दिलाई, तो दूसरी तरफ अंग्रेज हुक्मरानों की हिमायत भी। कुछ अरसा जाता है, मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कॉलेज तरक्की करता रहेगा और मेरे हमवतनों को तालीम की दौलत से माला माल करता रहेगा। शुक्रिया। किसका खत है मोहसिन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। पढ़ो क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि एक इदारा कायम होने जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम मुतब्बिर लोग शामिल हो रहे हैं। खुद बनर्जी का और बदरुद्दीन तैयब जी का यह ख्याल है कि अगर इस इदारे में आप शामिल ना हुए तो यह अधूरा रह जाएगा। मोहसिन जी, तुमने 1857 के गदर के बारे में तो सुना ही होगा। जरूर सुना है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मुसलमानों पर जो गुजरी वो मैं खूब समझता हूं। और उसके बाद आप ही ने तो असबाब बगावत हिंद में कहा था कि वायसराय की काउंसिल में हिंदुस्तानी नुमाइंदे भी होने चाहिए। नतीजे के तौर पर कई साल तक काउंसिल में हिंदुस्तानी मेंबर नामजद भी हुए थे। हाँ, मगर अब ये वायसराय की तरफ से नामजदगी की बात नहीं कर रहे हैं, अब ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सरकार से लड़ने झगड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये बंगाली लोग पिछले 100 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदे पा गए हैं, इनकी माली हालत भी हम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है, ये अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने लड़ाई झगड़ा शुरू किया तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। 1857 के बाद जो कुछ हमने पाया है वो भी हम खो बैठेंगे। तो फिर इस खत का क्या जवाब देना है? अब जवाब क्या देना है, वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने दें। हम जो काम कर रहे हैं बच्चों की तालीम का, वो हम करते रहेंगे।
पश्चिमी तालीम पर ही पूरा जोर देने का सर सैयद का फैसला बिल्कुल सही था। उसके बिना मुसलमान नए राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी मुनासिब जगह नहीं ले सकते थे और हमेशा हिंदुओं के छुटभैये बने रहते, क्योंकि हिंदुओं की आर्थिक हालत और तालीम उनसे ज्यादा विकसित थी। सर सैयद की सरगर्मियां हालांकि अब हमें बहुत साधारण लगती हैं, उस जमाने के लिए सही इनकलाबी दिशा में एक कदम था। वैसे उस जमाने के मुसलमान और हिंदू दोनों नरमवादी भी थे और अंग्रेजी शासन पर निर्भर भी। सर सैयद का नरमवाद उस जमींदार वर्ग से वाबस्ता था जिसमें मुट्ठी भर के खुशहाल मुसलमान शामिल थे। हिंदुओं का नरमवाद एक मोहतात पेशेवर या व्यापारी वर्ग का था जो उद्योग लगाना और पूंजी की वृद्धि चाहते थे।